इस चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। हम 7वें सप्ताह में हैं। अब से हम वेव के समूहों को देखेंगे। यही कारण है कि आज के लेक्चर का विषय वेव का परिक्षेपण है। इसलिए मुझे पहले यह समझाने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए कि अब हम जो कर रहे थे उससे अलग क्या है। हम अभी भी सिंगल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को देख रहे थे, जिसे सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी कहा जाता था। लेकिन सामान्य तौर पर वास्तविक जीवन में अक्सर ऐसा नहीं होता है कि आप जिस वेव घटना का सामना करते हैं वह वास्तव में एक अच्छी तरह से परिभाषित फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं आती है। उदाहरण के लिए हम जो सफ़ेद प्रकाश देखते हैं, उदाहरण के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश कई फ्रीक्वेंसी से बना होता है। यह एक प्रसिद्ध प्रयोग था जिसे न्यूटन ने 300 साल से भी पहले किया था। तो आप उस तरह की एक सफ़ेद रोशनी लेते हैं और उसे एक प्रिज्म से गुजारते हैं, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि सफ़ेद प्रकाश कम से कम 7 अलग अलग फ्रीक्वेंसी से बना होता है ताकि इसे बहुत निकट अर्थ में रखा जा सके। जो ध्वनि वेव आप आमतौर पर सुनते हैं वे सिंगल फ्रीक्वेंसी से नहीं बनी होती हैं। यह अक्सर कई फ्रीक्वेंसी का संयोजन होती है। इसलिए सिद्धांत रूप में और व्यवहार में हमें उन वेव को देखना शुरू करना चाहिए जो कई फ्रीक्वेंसी से बनी होती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण एक वेव पल्स जैसा कुछ होगा जो मैंने यहाँ खींचा है। इसलिए एक पल्स आमतौर पर कुछ ऐसा होता है जिसमें एक छोटी टाइम फ्रेम होती है जैसे डेल्टा टी, जिस पर एम्पलीट्यूड पर्याप्त रूप से मजबूत होता है। स्मॉल रेंज के डेल्टा टी के बाहर इसका एम्पलीट्यूड लगभग शून्य है, तो अस्तित्व में भी नहीं है। यह स्ट्रिंग में एक वेव पल्स शुरू करने जैसा है। उदाहरण के लिए पल्स अकेले गमन कर सकती है, इसलिए ऐसी पल्स आमतौर पर कई प्लेन वेव के संयोजन से बनी होती हैं। प्रत्येक प्लेन वेव की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। प्रत्येक फ्रीक्वेंसी अलग अलग गति के साथ यात्रा करती है। जिस स्थिति में आपके द्वारा शुरू की गई पल्स का आकार बाद के समय में बनाए रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक कंपोनेंट अलग अलग गति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो अंततः आप देखेंगे कि जो कुछ इस तरह से शुरू हुआ वह कुछ इस तरह से समाप्त हो सकता है। इसलिए आमतौर पर इस तरह का एक व्यवहार जहां पीक पल्स अंत में एक तरह से संदेह भी हो जाती हैं, इसे सामान्य रूप से परिक्षेपण कहा जाता है। आपको एक और एनालॉजी दे सकता है। उदाहरण के लिए आप कल्पना करते हैं कि एक मैराथन दौड़ कहलाती है। आजकल कई शहर मैराथन हैं, इसलिए शुरुआती बिंदु पर आपके पास बड़ी संख्या में धावक हैं जो एक ही समय में शुरू कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद यदि वे सभी एक ही गति से चल रहे थे तो वे सभी एक ही समय में एंड पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इसलिए एक समूह के रूप में शुरू हुई जनसमूह एक समूह के रूप में एक साथ आगे बढ़ेगी और अंत में एक समूह के रूप में एंड पॉइंट तक पहुंच जाएगी। इसलिए जनसमूह के आकार में कोई विकृति नहीं होगी। दूसरी ओर आमतौर पर ऐसा होता है कि हर कोई अलग अलग गति से दौड़ता है। बहुत तेज दौड़ने वाले लोग विजेता होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धीमे होते हैं और इसे पूरा करने में सफल होते हैं। तो अंत में ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बहुत जल्द मैराथन समूह जो शुरू हुआ था वास्तव में बाहर हो गया है। इसलिए हमने सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली मोनोक्रोमैटिक वेव कहलाने वाले परिणामों के लिए बड़ी संख्या में परिणाम देखे थे। तो अब हम परिणाम देखने जा रहे हैं कि क्या होगा यदि आपका वेवफॉर्म में कई अलग अलग फ्रीक्वेंसी से बना है। इसे एक प्रकार के सरल ढांचे में समझने के लिए आए वेवफॉर्म का निर्माण शुरू करें जिसमें केवल 2 फ्रीक्वेंसी हों। उस स्थिति में यह समझना आसान होगा कि क्या अपेक्षा की जाए और फिर हम परिणाम को बड़ी संख्या में फ्रीक्वेंसी पर एक्सट्रपलेशन कर सकते हैं। आइए मान लें कि मेरे पास इस प्रकार के 2 वेव हैं, y1 जो एक cos ओमेगा 1 t
माइनस के 1x है और मेरे पास एक और है जो y2 है। फिर से ये cos ओमेगा जी माइनस के 2x है। और सामान्य तौर पर यदि आप 1 और 2 को दो अलग अलग एम्पलीट्यूड के रूप में लेते हैं तो विश्लेषण करना बहुत कठिन हो जाता है। अतः सरलता के लिए दोनों एम्पलीट्यूड समान होंगे। इनमें से प्रत्येक एक मोनोक्रोमैटिक वेव है तो आप देखेंगे कि y1 को सिंगल कोणीय फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 द्वारा वर्णित किया गया है और y2 का वर्णन सिंगल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 द्वारा किया गया है। अब अगर मैं एक वेव बनाता हूं जो इन दोनों वेव की सुपरपोजिशन है, जिसका अर्थ है कि y हमेशा की तरह निश्चित रूप से स्थिति और समय का फंक्शन होगा, लेकिन यह y1 और y2 का सुपरपोजिशन होने जा रहा है तो यह y1 प्लस y2 है। तो यह कुछ इस तरह होगा। शुद्ध विस्थापन y1 और y2 के विस्थापन का योग है। अब मुझे बस cos a प्लस cos b के लिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का उपयोग करना है, इसलिए इसे यहाँ लागू करें और हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख सकते हैं। तो यह बिल्कुल सीधा है। यह उस तरह का अभ्यास है जो हमने कुछ समय पहले किया था जब हमने मोतियों की फिनोमिनन को देखा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी है। यह समझने के लिए कि यह क्या कहता है, इसे प्लॉट करना बेहतर है। इसलिए मेरे पास विशेष रूप से तब होगा जब आप मान लें कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 एक दूसरे के लगभग बराबर है लेकिन बिल्कुल समान नहीं है। तो उस स्थिति में यह संख्या ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 छोटा होगा, जबकि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एक बड़ी संख्या होगी। और निश्चित रूप से आप इस k1 प्लस k1 को 2 गुणा x मान सकते हैं किसी फेज फैक्टर के रूप में। इसी तरह आप k1 माइनस के 2 बटा 2 गुणा x के लिए कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास धीमी ऑसिलेशन का एक समग्र एनवलप होगा जो कुछ इस तरह दिख सकता है और निश्चित रूप से कुछ इस तरह से तेजी से ऑसिलेशन होने वाला है। इसलिए यहाँ मैंने y को प्लॉट किया है क्योंकि निश्चित रूप से x का एक फंक्शन निश्चित है। तो चलिए इसे समय के एक फंक्शन के रूप में लेते हैं। यहाँ लाल वक्र ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बटा 2 की फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है, यह देखते हुए कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 लगभग बराबर हैं, जो कि दो फ्रीक्वेंसी का धीमा है और तेज ऑक्सीलेशन को विस्थापित करने वाला ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बटा 2 विभाजित है। जब आपके पास इस तरह का वक्र होगा तो आप कहेंगे कि इस वक्र का फेज वेलोसिटी धीमी मॉड से निर्धारित होगा, तो जिसका अर्थ है कि धीमी गति का फेज वेलोसिटी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होगा, जिसे कि 1 माइनस के 2 से विभाजित किया जाएगा। इसलिए अगर मैं यह मान लूं कि ओमेगा 1 बटा के 1 वेलोसिटी c के बराबर है और ओमेगा 2 बटा के 2 भी c के बराबर है, तो यहाँ माध्यम ऐसा है कि ओमेगा 1 बटा के 1 बराबर ओमेगा 2 बटा के 2 के बराबर है, जो कि c के बराबर है। इस स्थिति में मैं इस इक्वेशन को c गुणा के 1 माइनस के 2 को के 1 माइनस के 2 विभाजित कर सकता हूं 2 और यह c के बराबर है। इसलिए प्रत्येक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो इस मामले में ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, वे एक साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए उस स्थिति में वे उस फेज संबंध को बनाए रखेंगे जो उनके प्रारंभिक समय में था। अब दूसरे मामले पर विचार करें कि क्या होता है यदि ओमेगा 1 बटा के 1 ओमेगा 2 बटा के 2 के बराबर नहीं है। इसलिए उस स्थिति में
हम परिभाषित कर सकते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी क्या कहलाता है और हम डेल्टा डब्ल्यू द्वारा इंगित कर सकते हैं, जिसका अर्थ है बीच का अंतर। दो कोणीय फ्रीक्वेंसी को वेव संख्या में अंतर से विभाजित किया जाता है। मैं इसे वीजी कहता हूं। अब हमारे पास तीन संभावित वेलोसिटी हैं, एक ओमेगा 1/1 है, दूसरा एक ओमेगा 2/2 है, जो अलग अलग वेव के वेलोसिटी हैं। अब हमने इन दो वेव को जोड़ा है और इससे यह तीसरा वेलोसिटी राइज होता है, जो ग्रुप वेलोसिटी वीजी है। इस मामले में क्या होने वाला है कि दो वेव एक दूसरे के साथ स्टेप में नहीं होंगी, इसलिए परिक्षेपण होने जा रहा है। इसलिए आपने जिस वेव के साथ शुरुआत की थी, उसका प्रारंभिक आकार समय के फंक्शन के रूप में परिवर्तन होने वाला है। इसलिए अब हम निश्चित रूप से परिक्षेपण के इस विचार को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जिसे परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। इसलिए डिस्पर्सिव मीडियम वह मीडियम है जिसमें फेज वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। यदि फेज वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करते हैं तो समूह बनाने वाले वेव के प्रत्येक कंपोनेंट अलग अलग गति से गमन करने जा रहे हैं। इसलिए फिर से उस प्रारंभिक प्रोफाइल को डिस्पर्स के लिए जिसे आपने शुरू किया था, डेल्टा डब्ल्यू बटा डेल्टा के मामले में, जहां आपके पास एक समूह बनाने के लिए बड़ी संख्या में ऐसी वेव सुपरपोस्ट हैं जो जी ओमेगा बटा जी के बनाने हेतु अनुवाद करेगी। इसलिए एक बार जब आप के ओमेगा को जान लेते हैं तो आप डी के द्वारा ओमेगा ज्ञात कर सकते हैं, ग्रुप वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि कोई परिक्षेपण होने वाला है या नहीं। आमतौर पर जब हम कहते हैं कि एनर्जी वेव द्वारा वहन की जाती है तो यह वेव द्वारा समूह वेलोसिटी के बराबर गति से चलती है। ऐसा होता है कुछ मामलों में फेज वेलोसिटी कभी कभी प्रकाश के वेलोसिटी से बड़ा होता है, लेकिन वास्तविक वेलोसिटी जिसके साथ एक संकेत प्रसारित किया जा सकता है या सूचना को पारित किया जा सकता है, समूह वेलोसिटी द्वारा दिया जाता है। अतः परिक्षेपण संबंध को देखते हुए हम ग्रुप वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो चलिए वीजी से शुरू करते हैं, जो फेज वेलोसिटी है, जो कि जी ओमेगा है। अब ध्यान दें कि ओमेगा बटा के फेज वेलोसिटी के बराबर है। मैं इसे वीपीएच कहता हूं, इसलिए मैं यहां से ओमेगा का सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। इस स्थिति में डी बटा डी के गुणा वीपीएच होगा। अब इस डिफरेंशिएशन को करते हैं, इसलिए यदि मैं इसे अलग करता हूं तो मेरे पास होगा, और अब इसे वेवलेंथ के संदर्भ में भी लिखा जा सकता है। कभी कभी वेवलेंथ के साथ काम करना सुविधाजनक होता है। इस मामले में कोई केवल यह सब्स्टिट्यूशन कर सकता है कि 2 पाई बटा लैम्ब्डा के बराबर है। इसलिए यदि के लैम्ब्डा द्वारा 2 पाई है तो डी के 2 पाई गुणा किया जाएगा 1 के 2 माइनस को लैम्ब्डा स्क्वायर द्वारा डी लैम्ब्डा से गुणा किया जाएगा। और अगर मैं अब के को लैम्ब्डा द्वारा 2 पीआई के रूप में प्रतिस्थापित करता हूं तो मुझे लैम्ब्डा द्वारा वी चरण 0 से 2 पीआई लैम्ब्डा स्क्वायर में 2 पीआई से जी वी चरण में डी लैम्ब्डा द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब निश्चित रूप से 2 पाई और 2 पाई इस लैम्ब्डा को रद्द कर देंगे, इनमें से एक के साथ रद्द कर देंगे। इसलिए मैं जा रहा हूं, इसलिए अंतिम एक्सप्रेशन के साथ छोड़ दिया जा रहा है, जो हम ग्रुप वेलोसिटी वी फेज वेलोसिटी माइनस लैम्ब्डा डीवी द्वारा डी लैम्ब्डा डीवी फेज डी लैम्ब्डा द्वारा डीवी में है। यह फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच संबंध का दूसरा रूप होने जा रहा है। और हम पहले ही देख चुके हैं कि हमने वेव संख्या के संदर्भ में ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच
एक और संबंध प्राप्त कर लिया है जो कि यह संबंध है। इसलिए मेरे पास जो संबंध हैं उसके आधार पर मैं 3 संभावनाओं की पहचान कर सकता हूं। इसलिए पहला तब होता है जब फेज वेलोसिटी वेवलेंथ से निर्भर नहीं करता है। तो दूसरे शब्दों में डी वी फेज बटा वी लैम्ब्डा 0 के बराबर है। फेज बनाने वाले प्रत्येक कंपोनेंट का फेज वेलोसिटी बिल्कुल समान है और वे कोई परिक्षेपण नहीं दिखाएंगे। इसलिए स्पष्ट रूप से यदि आप इस संबंध में dv को d लैम्ब्डा के बराबर 0 के बराबर रखते हैं, आप पाएंगे कि ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर है। पूरा समूह उसी गति से गमन करता है जिस गति से उस समूह का कोई एक सदस्य होता है। अब दूसरा स्थिति तब हो सकता है जब लैम्ब्डा बटा dv फेज पॉजिटिव होता है। dv फेज बटा d लैम्ब्डा 0 से अधिक होता है। इसलिए आप इस इक्वेशन पर फिर से जाते हैं। अब यदि जी वी फेज बटा लैम्ब्डा 0 से अधिक या पॉजिटिव है तो उस स्थिति में वीजी एक संख्या होगी जो फेज वेलोसिटी से छोटी है। इसलिए यह उस स्थिति से मेल खाता है जब वीजी फेज वेलोसिटी से छोटा होता है। इसलिए यह व्यवस्था जहां ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से छोटा होता है उसे सामान्य परिक्षेपण कहा जाता है। मैं उस मामले पर विचार कर सकता हूं जब जी वी फेज डी लैम्ब्डा से विभाजित होती है तो 0 से कम है। इसलिए इस मामले में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से बड़ा होगा और इसे परिक्षीय असंगतपण कहा जाता है। इसलिए मैं के ओमेगा को के एक फंक्शन के रूप में प्लॉट करने जा रहा हूं। के का ओमेगा केवल के या कुछ स्थिर के गुना के बराबर होता है जब ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर होगा तो यह कोई परिक्षेपण नहीं होने की स्थिति है। इसलिए इस मामले में वीजी फेज वेलोसिटी से कम है, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से कम है और यह निश्चित रूप से सामान्य परिक्षेपण का प्रकरण है। यह निश्चित रूप से एनोमलस डिफ्यूजन का मामला है जहां वीजी ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से अधिक है। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि इसे एनोमलस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वेव के ग्रुप जो अपने पल्स बनाते हैं वे वेवफॉर्म हैं, उनमें से प्रत्येक का फेज वेलोसिटी होता है जो ग्रुप के वेलोसिटी से छोटा होता है, जो कि काफी असामान्य स्थिति दिखता है। यही कारण है कि इसका एक नाम एनोमलस परिक्षेपण कहा जाता है। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इसलिए इस स्थिति में परिक्षेपण का संबंध के का ओमेगा सी गुना के बराबर होगा, जहां सी प्रकाश का वेलोसिटी है और मुझे यह पता लगाना होगा कि फेज वेलोसिटी क्या है। तो फेज वेलोसिटी निश्चित रूप से ओमेगा बटा के और समूह वेग क्या है? इसलिए ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बटा जी के है जो सी के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बराबर है और इसलिए कोई परिक्षेपण नहीं है। आइए दूसरे उदाहरण को देखें। इसलिए मानक ताप और दाब के साथ साथ श्रव्य रेंज में भी होता है। इसलिए यहां परिक्षेपण का संबंध के का ओमेगा है गामा पी बटा रो गुना के बराबर है। तो पी दाब है, रो गैस की डेंसिटी है और गामा विशिष्ट क्षमता का अनुपात है। अब फिर से मैं परिकलन कर सकता हूं। फेज और फेज वेलोसिटी क्या है? फेज वेलोसिटी केवल गामा पी बटा रो है।
और ग्रुप वेलोसिटी जो डी ओमेगा बटा डी के भी है, गामा पी बटा रो की रूट के बराबर होगा। इसलिए फिर से हमारे पास वी फेज वेलोसिटी का मामला है जो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर है, इसलिए ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर होता है और फिर से कोई परिक्षेपण नहीं होता है। अब इस परिणाम के बारे में एक पल के लिए सोचें। मान लीजिए साउंड वेव में परिक्षेपण था, तो जिस माध्यम से साउंड वेव गमन करती है वह हमारे चारों ओर की हवा है। अब अगर वह माध्यम जहां साउंड वेव के लिए परिक्षेपण है तो क्या होगा? इसलिए मैं जो कुछ भी बोलता हूं वह कई अलग अलग फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट से बना होता है जो अलग अलग समय पर आप तक पहुंच जाएगा, तो यह काफी भ्रामक हो सकता है। तो तीसरा उदाहरण कुछ ऐसा है जिसे हमने एक सतत स्ट्रिंग में कुछ विस्तार से ट्रांसवर्स वेव में देखा है। इसलिए इस मामले में के का परिक्षेपण का संबंध ओमेगा टी की रूट के बराबर है, जो रो टाइम्स से विभाजित है के टी स्ट्रिंग में टेंशन है और रो स्ट्रिंग का लीनियर घनत्व है। इसलिए यह मामला है कि हमने पिछले 2 सप्ताह में इस मामले के परिणाम प्राप्त किए। तो अब मैं पूछ सकता हूं कि फेज वेलोसिटी क्या है? इसलिए फेज वेलोसिटी बस टी का रूट बटा रो है। ग्रुप वेलोसिटी का क्या होगा? जो जी ओमेगा बटा डी के होगा, जो रूट टी बटा रो के बराबर है। इसलिए यहाँ एक और मामला है जहां फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बराबर है। फिर से यहाँ कोई परिक्षेपण नहीं है, इसलिए हमने 3 अलग अलग मामलों को देखा जहां कोई परिक्षेपण नहीं था। तो आइए अब एक ऐसे मामले को देखें जहां वास्तव में कुछ परिक्षेपण है। आयनोस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस प्रकरण में परिक्षेपण का संबंध निम्नलिखित संबंध द्वारा दिया गया है। तो यह एक परिक्षेपण संबंध है जो कुछ सीमा फ्रीक्वेंसी में मान्य है। तो अभी इस बारे में चिंता न करें कि इस परिक्षेपण संबंध की वैधता की रेंज क्या है। कुछ सीमित फ्रीक्वेंसी में यह मान्य है। ओमेगा पी वह है जिसे प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब इसे के सापेक्ष इसे अंतर करें और इच्छा के अनुसार अलग करते हैं और हम निम्नलिखित 2 ओमेगा को डी ओमेगा बटा डी के बराबर 2 गुणा सी स्क्वायर गुणा के बराबर प्राप्त करेंगे। वो वेव की तरह के संबंध में विभेदित। और अब मुझे यहाँ छोटे समायोजन करने दें, इसलिए 2 रद्द हो जाएंगे। तो क्या ओमेगा बटा के गुणा जी ओमेगा बटा डी के बराबर है सी स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि ओमेगा बटा के है फेज वेलोसिटी है और डी ओमेगा बटा डी के ग्रुप वेलोसिटी है। इसलिए फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का गुणनफल सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब मैं अपने पर वापस जाता हूं। परिक्षेपण का संबंध जो ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर के स्क्वायर द्वारा विभाजित किया जाएगा। इसलिए मेरे पास ओमेगा स्क्वायर बटा के स्क्वायर बराबर ओमेगा पी स्क्वायर बटा के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। इसलिए यहाँ मेरे पास ओमेगा के लिए के द्वारा एक्सप्रेशन है जो कि फेज वेलोसिटी है। फेज वेलोसिटी सी स्क्वायर के स्क्वायर रूट प्लस ओमेगा पी स्क्वायर बटा के स्क्वायर के बराबर है। तो ओमेगा पी स्क्वायर और के स्क्वायर का मान जो भी हो, वे सभी पॉजिटिव संख्याएं हैं। जो भी हो कि यह
क्वांटिटी। फेज वेलोसिटी प्रकाश की वेलोसिटी से अधिक है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह वह वेलोसिटी नहीं है जिसके साथ संकेत प्रसारित होते हैं। इसलिए ग्रुप वेलोसिटी को देखें। ग्रुप वेलोसिटी निश्चित रूप से फेज वेलोसिटी से सी स्क्वायर होगा। तो यही हमें इस संबंध से मिलता है। ग्रुप वेलोसिटी सी स्क्वायर एक फेज वेलोसिटी से, जिसे सी के रूप में सी गुणा किया जा सकता है, जिसे फेज वेलोसिटी से विभाजित किया जाता है। और हमने अभी देखा कि फेज वेलोसिटी प्रकाश के वेलोसिटी से अधिक होता है, तो यह टर्म 1 से कम होगा। जिस स्थिति में ग्रुप वेलोसिटी समग्र रूप से प्रकाश के वेलोसिटी सी से कम होगा, तो यह आयनोस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मामले के लिए एक परिक्षेपण संबंध का एक उदाहरण है, जिसके लिए फेज वेलोसिटी प्रकाश के वेलोसिटी से बड़ा है, लेकिन ग्रुप वेलोसिटी प्रकाश के वेलोसिटी से छोटा है, चूंकि सभी संकेत और सूचनाएं केवल ग्रुप वेलोसिटी से ही प्रेषित की जा सकती हैं। यह फिजिक्स के किसी अन्य सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। अंत में मैं आपको एक दूसरे के उदाहरण के साथ ले चलूंगा। तो इस मामले में मैं आपको सीधे फेज वेलोसिटी देता हूं, जो कि सी से साइन के बटा 2 विभाजित के बटा 2 दिया जाता है। ठीक है, यह एक सरल अभ्यास है। मैं आपको यह करने के लिए छोड़ दूंगा कि ग्रुप वेलोसिटी सी गुणा cos के बटा 2 के बराबर होगा। इसलिए यह एक और केस है जिसमें आप परिक्षेपण देखते हैं। बंद करते हुए मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमने वेव के परिक्षेपण को देखा, और यह एकल वेव की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन यह एक विशेष माध्यम में वेव के समूह के लिए एक गुण है। परिक्षेपण को समझने की कुंजी है कि क्या एक विशेष पल्स या वेव का एक समूह परिक्षेपण होगा, यह जानने के लिए नहीं कि यह परिक्षेपण संबंध क्या है। इसलिए एक बार जब हम इसके परिक्षेपण संबंध को जान लेते हैं, तो हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या यह सामान्य परिक्षेपण विषम परिक्षेपण का मामला है, या हो सकता है कि कोई परिक्षेपण ना हो।